हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे एक नए प्रोफाइल के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे स्क्रैप सेलर बिजनेस ओनर के बारे में। और जिसको हम छोटे स्केल पे भी बोल सकते हैं, कबाड़ी की दुकान या कबाड़ी का जो बिजनेस करते हैं उसके प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम ये समझेंगे कि उस केस के प्रोफाइल की हम पीडी कैसे कर सकते हैं, इस टाइप के केसेस की अंडरराइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोफाइल है ये हमारी इंडस्ट्री में नेगेटिव या क्वेश्चन प्रोफाइल की लिस्ट में शामिल किया जाता है। बिकॉज इस टाइप के प्रोफाइल को जनरली जो इंडस्ट्री है वो फंड नहीं करती है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की और काफ़ी अनस्टेबल बिजनेस माना जाता है। तो इस प्रोफाइल को हमने तीन सेगमेंट में डिस्कशन इस जो हमारे पूरा जो वीडियो है हमने इसको तीन सेगमेंट में डिस्कशन डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इसके बिजनेस वायबिलिटी के बारे में, क्योंकि बिजनेस की क्या वायबिलिटी है, वो कैसे होता है, उसको उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बिजनेस वायबिलिटी के अंदर देखना है, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट कैसे होती है, कितने सप्लायर के नेटवर्क हैं, सेल्स चैनल क्या है। देन उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, कि जो फाइनेंशियल्स हैं उसके वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका जो कैश प्रॉफिट है, कैश फ्लो है, वो किस हिसाब से मूव कर रहा है। देन उसके बारे में हम इस बिजनेस के जो ऑनर है, जो उसके प्रमोटर है, उसके पर्सनल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या उनका पर्सनल बिहेवियर है, क्या करेक्टर है, और वो हमारे प्रपोजल पे कैसे इम्पेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसमें हम डिस्कस करेंगे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की, जो इस टाइप के बिजनेस को रन करने के लिए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और उसे हमें क्या उसे उस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें क्या अपने लोन प्रपोजल में देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस वायबिलिटी के बारे में। सो बिजनेस वायबिलिटी बेसिकली क्या है, कि बिजनेस हिस्ट्री क्या है। सो बिजनेस वायबिलिटी में हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि जो कस्टमर हमारा है वो कस्टमर की क्या हिस्ट्री है, कितना एक्सपर्ट है हमारा कस्टमर उस बिजनेस में, और कब से उस बिजनेस में वो इन्वॉल्व है। सो बेसिकली आप इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है उस बिजनेस में वो क्या है, उसको विंटेज कितना हुआ है इसमें, क्योंकि जितना विंटेज होगा उतना ही एक्सपीरियंस होगा। और उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री अगर वो इसी बिजनेस में रही है तो वो इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएगा और इस बिजनेस को अच्छे से रन कर रहा होगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग हैज़ द स्क्रैप बिजनेस बीन ऑपरेशनल, कि वो बिजनेस जो है कब से ऑपरेशनल है, कब से चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बिजनेस का विंटेज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस विंटेज कितना है। देन उसके बाद हमारा ये है कि द ऑनर हैव एक्सपीरियंस रनिंग सिमिलर बिजनेस। जो भी हमारा कस्टमर है, अगर उसने रिसेंटली इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उससे पहले वो क्या करता था, प्रीवियसली उसका क्या एक्सपीरियंस था। अगर वो प्रीवियस भी इसी सेम काइंड ऑफ बिजनेस में या तो जॉब कर रहा होगा, या फिर उसका अपना कोई दूसरा अदर बिजनेस भी चल रहा होगा इसी साइड में। तो हमें ये भी चेक करना है कि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो इसी लाइन का है या नहीं है। देन साथ ही साथ हमें उसे देखना है कि जो डिमांड है उस एरिया में इस टाइप के बिजनेस की वो क्या है। डिमांड बेसिकली दो हो सकती है, एक सेलर की डिमांड हो सकती है कि जो उस एरिया में सेल करना चाहते हो, और एक डिमांड हो सकती है बायर की। सो बायर बेसिकली क्या है, जो ओल्ड फर्नीचर खरीदना चाहते हैं वो बायर की डिमांड में आ जाएंगे, और जो ओल्ड फर्नीचर या सामान बेचना चाहते हैं वो सेलर के उसमें। तो आपको ये देखना है कि उस एरिया में इस टाइप के प्रोडक्ट, इस टाइप का कितनी डिमांड है। अब जैसे मैं बात कर लूँ, जो दिल्ली में साउथ एक्स एरिया है, साउथ एक्स एरिया में आपको सेलर मिल सकते हैं, बिकॉज वो अपना ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड जो चीज़ें हैं वो बेचेंगे। बट आपको वहाँ पे बायर जो है बहुत ही लिमिटेड मिलेगा, बायर आपको बहुत ही कम चांसेस है कि कोई बायर आपको मिले वहाँ पे। बट अगर मैं उसी तरह दूसरी एरिया की बात करूँ, जो कि आपको मैं अगर बात करूँ जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं या फिर जो रेगुलाइज कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पे लोग यूटिलाइज आइटम को भी यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ये जो आइटम है, वो ये जो डिमांड है, बायर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जनरली क्या होता है, जो ऐसे बिजनेस रन करते हैं वो बेसिकली जो उनका सेल एरिया होता है वो सेल एरिया आपका रेगुलाइज कॉलोनी में होता है, रेगुलाइज या कच्ची कॉलोनी में होता है। और जो बायर्स होते हैं जहाँ से वो माल खरीदते हैं वो बेसिकली आपके पॉश एरियाज में होते हैं, या फिर वो अच्छी जो कॉलोनीज होती हैं वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ से बेसिकली वो माल खरीदते हैं और यहाँ बेच देते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ छोटी दुकानों की, जहाँ पे वो कबाड़ी का सामान बेचते और खरीदते हैं। अब अगर हम बात करें बड़े स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल या मिड स्केल के जो स्क्रैप डीलर होते हैं, उनका क्या होता है, उनका एक प्रॉपर वेयर हाउस टाइप का होता है, जहाँ पे वो जो सारा सामान है वो स्टोर करके रखते हैं, और उनके ट्रक्स लगते हैं और ट्रक्स उसमें लोड करके चले जाते हैं, और वो सारा सामान जो है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर दिल्ली से बाहर
या आपके जो एरिया है वहाँ से बाहर चला जाता है, और वो वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में जाके उसका या तो मॉडिफिकेशन होता है या उसको मेल्ट करके उससे कोई नया प्रोडक्ट बना लिया जाता है। तो आपको इस डिमांड में ये समझना है कि जो कस्टमर आपका जिस लोकेलिटी में बैठा है, वो लोकेलिटी उस डिमांड को कितना पूरा कर पा रही है, वो लोकेलिटी उस चीज़ को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या उस एक्यूरेट उस लोकेशन में जो बैठा हुआ है वो एक्चुअल उस लोकेशन के लिए फिजिबल है या नहीं है। ये आपको वहाँ देखना है कि उसका बिजनेस कितना वाइबल होगा, कितना रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक बहुत ही रिक्वायर्ड मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइप के बिजनेस में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या इन्वेंट्री आपके स्टॉक में पड़ी हुई है और उसकी कितनी वैल्यू है। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको इसमें जैसे आयरन हो सकते हैं, ठीक है, पीतल हो गया या सिल्वर हो गया या लोहा हो गया, ये आपका, या आपका जो वो है प्लास्टिक हो गया, ये कितनी कितनी क्वांटिटी में किस किस जगह पे रखा हुआ है, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। आपके स्टॉक यार्ड में आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टॉक में, वेयर हाउस में कितना माल पड़ा हुआ है और किस टाइप का माल पड़ा हुआ है और उसकी क्या वैल्यू है, और कितने टाइम से वो आपने अपने स्टॉक में रखा हुआ है। उसको ज़्यादा टाइम तक अगर आप स्टॉक में रखेंगे, बिकॉज ये जो आइटम ऐसे होते हैं जिनका जो रेट है वो डेली फ्लक्चुएट होता है। जैसे आप देखेंगे तो जो आयरन का रेट है, लोहे का रेट है या सिल्वर का रेट है, इनका रेट मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपके पास होल्ड ना हो, सो दैट के उसके मार्केट अगर डाउन हो गया तो वो आपको, आपके कस्टमर को नुकसान दे सकता है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपके कस्टमर का इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है। तो इसमें जैसे बोला गया है कि हाउ डज द ओनर मैनेज देयर इन्वेंट्री, डज दे हैव ए सिस्टम ऑफ शॉर्टिंग एंड प्राइसिंग डिफरेंट मटेरियल्स। तो इसमें जैसे मैंने आप बताया आपको कि इनके पास आयरन है, सिल्वर है, प्लास्टिक है, इस टाइप के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनको सेपरेट करके उनकी प्राइसिंग करने के टूल हैं या नहीं है, या उनके जो लेबर्स हैं या उनके जो काम करने वाले बंदे हैं वो उस टाइप को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट ट्रेंड है या नहीं है, ये आपको वहाँ पे जज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए अब आगे हम पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि सेल्स चैनल। तो आपका, सॉरी, इससे पहले हमारा है सप्लायर नेटवर्क। सप्लायर नेटवर्क से बेसिकली क्या मतलब है? सप्लायर नेटवर्क वो है जो आपके बिजनेस को लेके आ रहा है। सो बेसिकली सप्लायर नेटवर्क में हम उसको काउंट करते हैं जो आपके लिए माल जो है वो सेल कर रहा है आपके पास लाके। ठीक है, आप जिससे बाय कर रहे हैं, मतलब आपका जो कस्टमर है वो आप उस वो उनसे बाय कर रहा है सप्लायर से। So does the owner has the established relationship with the reliable or supplier of scrap material? So यहाँ पे बेसिकली बायर से मतलब है, ये है जो कस्टमर को स्क्रैप बिजनेस का जो माल दे रहे हैं वो कितने रिलायबल है, इस चीज़ को आपको देखना है। रिलायबिलिटी से इसमें दो चांसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो आपका जो सप्लायर है वो माल आपका प्रॉपर देता है, टाइम टू टाइम देता है। देन जो माल है वो आपका लीगल है, लीगल है, किसी तरह का स्टोलन या कोई इलीगल ऐसा कोई आइटम तो नहीं सेल कर पा रहा जो कल को आपको लीगली चैलेंज कर सकता है। बिकॉज इस बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो आपके पास माल आता है वो कहीं स्टोलन या चोरी का ना हो। तो आपके कस्टमर को इंश्योर करना है कि वो स्टोलन या थेफ्ट वगैरह में या किसी चोरी में या किसी ऐसे इवेंट में इन्वॉल्व तो नहीं है जो कल को उसको लीगली चैलेंज कर सकता है, कहीं उसके पुलिस केस वगैरह में इन्वॉल्व कर सकता है। तो सप्लायर जो है आपके साथ ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश होने चाहिए जो कि रिलायबल हो और आपको टाइम टू टाइम माल दे पाए। देन आगे आता है आपका सेल्स चैनल। सेल्स चैनल से आपका मतलब वो उन लोगों से हैं जिनको आपने जो माल खरीदा है अपने सप्लायर से, उन सबको आप वहाँ पे सेल कर पाए और उनको टाइम से उतना माल बेच पाए। तो आपके पास इतने सफिशिएंट, या आपके जो कस्टमर है उसके पास इतने सफिशिएंट बायर होने चाहिए जो कि आप उसके माल को टाइम पे खरीद पाएँ और उसे रिसाइकल करके टाइमली पेमेंट दे पाएँ। तो इसी से आपका, यहाँ से आपका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आएगा कि कितने उसके सप्लायर हैं, कितने उसके बायर हैं, और क्या वो उस बिजनेस को सही से सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आपका कस्टमर कितने अच्छे से बिजनेस रन कर रहा है, और जितने अच्छे से बिजनेस रन करेगा उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तो आपको ये भी चेक करना है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो क्या है। तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ही है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी में होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में रन नहीं हो रहा तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब तक आपके पास मनी है बर्न करने के लिए तब तक तो आप उसे चला सकते हैं, बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी में वो बिजनेस नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं हो सकता है। तो जैसे इसमें लिखा गया है, द कैन द बिजनेस डिमोस्ट्रेट प्रॉफिटेबिलिटी इन द पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये चेक करना है कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गए हैं उन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो बिजनेस का टर्नओवर आप देख लो या फिर उसका पीबीटी देख लो, जो प्रॉफिट है वो ग्रोथ किया है या नहीं किया है, उसका क्या स्टेबिलिटी है उस फाइनेंशियल्स के अंदर। आप इसके लिए 2-3 साल के जो फाइनेंशियल्स हैं उसको रिव्यू कीजिए, उसमें उसके टर्नओवर को देखिए, उसमें उसके प्रॉफिट को देखिए, कितना ग्रोथ है, क्या फ्लक्चुएशन है, और अगर कोई डिप है तो वो किस रीजन से है, और अगर कोई हाईली इन्फ्लेटेड है तो वो किस रीजन से है। साथ ही साथ आप उसके कैश फ्लो को समझिए कि कैश फ्लो उसका कैसा है। कैश फ्लो से बेसिकली मतलब है कि जो डेली बेसिस पे जिनसे वो सप्लायर से जो माल खरीद रहा है वो कितने का खरीद रहा है, और बायर जो उसके बायर हैं, जो उसके कस्टमर हैं या डेटर हैं, उनको माल वो कितना बेच रहा है, तो उससे आपको उसका कैश फ्लो का अंदाजा होगा। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो उसके बारे में पता चलेगा, और आप समझ पाएंगे कि वो डेली कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि डेली उसका कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न होना जरूरी है, और उसकी सेल्स जो है एक डेली की फिक्स होनी जरूरी है। चलिए इसके हिसाब से आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या देखना है आपको। डेब्ट टू इनकम रेशो देखना है। डेब्ट टू इनकम रेशो में बेसिकली आपको ये देखना है कि जो जितनी वो इनकम अर्न कर रहा है, जितनी उसकी इनकम है उसके रेंज में उसने डेप्ट कितना लिया हुआ है, और वो डेप्ट पे करने में कितना सफिशिएंट हो रहा है। इसके लिए आप उसका डीएसआर जो है, डीएसआर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो जिसे हम बोलते हैं। और इसी के साथ आपको उसके जो अदर रेशो हैं, जैसे आपका डेटा टर्नओवर रेशो है, करंट करंट एसेट रेशो है, क्रेडिट टर्नओवर रेशो है, डेब्ट इक्विटी रेशो है, ये सब आप चेक करके उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छे से अंदाजा लगा पाएंगे और अच्छे से उसको वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि लोन आपका कस्टमर किस पर्पज से ले रहा है और उसका क्या फिजिबिलिटी वहाँ दिख रही है। तो इसमें आपको देखना है कि हाउ मच फंडिंग द कस्टमर इज रिक्वेस्टिंग एंड हाउ विल द लोन यूज्ड फॉर द यूज ऑफ बेनिफिट। तो उसको आपको देखना है कि एंड यूज क्या है। इसमें बेसिकली हम एंड यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि एंड यूज फंड्स का क्या करना चाहता है कस्टमर, कि वो कोई ट्रक परचेज करना चाहता है, या जो अपना स्टोरेज है उस स्पेस को बढ़ाना चाहता है, या उसका कोई और पर्पज है, कोई प्लॉट परचेज करना चाहता है, या किसी नए बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये आपको उसका एंड यूज यहाँ से जस्टिफाई करना है और फिर समझना है कि एक्चुअल में कस्टमर को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो किस लिए है, और उस फंड्स को लेके कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या उसका बिजनेस उससे एक्सपेंड होगा, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उससे बढ़ेगी, या उसके बिजनेस में उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और कस्टमर की उसमें क्या थॉट प्रोसेस है। ये आपको कस्टमर से डिस्कस करना है कि सर ये जो फंड्स आप यूज करना चाह रहे हो, लेने वाले हो, उसका क्या फंड्स का यूज है, और उसको यूज करने के बाद आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपको कस्टमर से समझना है। तो चलिए इसमें आगे हम बात कर लेते हैं पर्सनल कैरेक्टर्स के बारे में। जो हमारा थर्ड पॉइंट था पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बिजनेस ऑलरेडी आपका नेगेटिव प्रोफाइल है जो कि इंडस्ट्री इसको अवॉइड करता है, क्योंकि इसमें जो प्रोफाइल होते हैं वो काफ़ी जो आप बोल रहे प्रोफाइल जो होते हैं काफ़ी पॉलिटिकली साउंड भी हो सकते हैं, और या फिर जो बाहुबली टाइप के जो लोग होते हैं, या फिर जिनसे आपका कलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइप के बंदे हो सकते हैं। तो इसलिए आपको उनके पर्सनल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई करना है कि उनका जो मार्केट रेपुटेशन आपको बहुत अच्छे से वेरीफाई करना है कि मार्केट रेपुटेशन क्या है, उनका सोशल रेपुटेशन क्या है, कहीं किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, या वहाँ का कोई दादा या गुंडा या बाहुबली टाइप का बंदा तो नहीं है क्योंकि कल को आपको वो कलेक्शन में चैलेंज कर सकता है। इसके साथ ही साथ आपको ये देखना है कि कस्टमर का जो बिहेवियर है, रीपेमेंट हिस्ट्री है, वो क्रेडिट वर्थनेस के हिसाब से कैसी रीपेमेंट हिस्ट्री रही है। इसके लिए आपको सिबिल रेफर करना पड़ेगा, आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट रेफर करनी पड़ेंगी, और जो प्रीवियस में लोन ट्रैक रिकॉर्ड है, आरटीआर है, उसको आप चेक करना पड़ेगा कि कैसे आरटीआर उसने मेंटेन किया हुआ है। देन आपको उससे ये भी समझना पड़ेगा जो मार्केट उसमें की जो मार्केट की जो उसकी रेपुटेशन है। मार्केट रेपुटेशन से मतलब है कि कहीं वो कोई गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, या फिर
किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो कि जैसे आपको पता हो ज़्यादातर कबाड़ियों वाले का जो बिजनेस होता है वो पुरानी गाड़ियों को या चोरी वाली गाड़ियों को कटवा देते हैं या उनको पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें सेल कर देते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये कहीं ना कहीं लीगली बहुत ही चैलेंजिंग है और ये आपके कस्टमर को डायरेक्टली एकदम शट डाउन की सिचुएशन पे ला सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर जो है क्रेडिट वर्थनेस के हिसाब से ठीक हो, उसका पर्सनल करेक्टर सही हो और उसका जो बिजनेस प्लान है उसको उसके माइंड में बिजनेस प्लान क्लियर हो और उस आपको ये समझना है कि हाउ दे विल बी यूज द लोन टू ग्रो द बिजनेस, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसके बाद आपको जो उसके मैन पावर स्किल्स हैं, जो इस बिजनेस को रन करने के लिए जो स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्किल सेट उस तरह की है या नहीं है। बिकॉज एक जो स्क्रैप का बिजनेस है वो बंदा वही रन कर सकता है जो मेटल्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो, कि कौन सा जो मेटल है वो किस किस आइटम में कितना मेटल निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ओल्ड कूलर की बात करूं, जो ओल्ड कूलर है उसमें कितना प्लास्टिक होगा, कितना उसमें उसके मोटर में कितनी आपको सिल्वर मिलेगा, कितना उसमें आपका जो आयरन है वो निकलेगा। तो ये सारी जो नॉलेज है वो एक एक्सपीरियंस बंदे को ही हो सकता है। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका कस्टमर हो वो इस लाइन का अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर हो और उसको स्क्रैप के बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो। ठीक है। इसके अलावा आपको एडिशनली इसमें क्या चेक करना है, एडिशनली आपको ये देखना है कि रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें। सो रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स में आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि जो आपका कस्टमर है वो उस बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉपरली लाइसेंस होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉपरली परमिट है उसको ऑपरेट करने के लिए नहीं है। लाइसेंस का इसमें रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, जो आपका लोकल म्यूनसिपल है वहाँ पे लोकल एमसीडी से आपका प्रॉपरली लाइसेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हो, ये देखना है आपको। देन आपको परमिट के हिसाब से आपको ये देखना है कि वो जो उसकी लोकेशन है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है इसमें, जो कि उसकी लोकेशन है वो लोकेशन क्या है। क्या वो एक मार्केट एरिया में बैठा हुआ है, क्या वो एक रेजिडेंशियल एरिया में बैठा हुआ है, या फिर वो इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा हुआ है। क्योंकि जो इस टाइप के बिजनेस होते हैं वो मार्केट को इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर मैं जैसे हमने बात डिस्कशन किया कूलर का अगर मैं मेटल निकालना चाहूँगा तो पहले मुझे उसे ब्रेक करना पड़ेगा। उसे ब्रेक करने के लिए उसे काफ़ी जोर जोर से तोड़ना पड़ेगा, काफ़ी हैवी यूज से उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इससे साउंड पोल्यूशन होता है। अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में है तो वो साउंड पोल्यूशन की वजह से उस पर कंप्लेंट जा सकती है और उसका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर वो किसी ऐसे एरिया में बैठा है, इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा है, जहाँ पे उसको उस तरह की लेबर अवेलेबिलिटी है या नहीं, सॉरी इसी रेजिडेंशियल एरिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में उस टाइप की लेबर उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, वो भी वहाँ पे काफ़ी इम्पेक्टफुल रहेगा। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जिस इन्वायरमेंट में वो बैठा है, जिस लोकेशन में वो बैठा है, उसमें इन्वायरमेंट पे वो क्या इम्पेक्ट डाल रहा है। हो सकता है कई बार वो आपका साउंड पोल्यूशन करे, कई बार हो सकता है वो आपका कुछ गैस पोल्यूशन करे, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा लिक्विड यूज़ करते हो या लिक्विड उसको निकालते हो किसी प्रोडक्ट में से जो वहाँ के लोगों को हानि को पहुंचा सकता है। तो इस टाइप के आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी चेक करने हैं, सो दैट कि आपका जो कस्टमर का बिजनेस है वो रातों रात बंद ना हो जाए और आपकी ईएमआई जो है वो रुक ना जाए। इसलिए आपको ये सब चीज़ें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस होपफुली आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हो। मैं एक बार रैपिडली इसको एक बार रिव्यू कर देता हूँ, सो दैट कि आप इसको दोबारा से एक बार ही जान पाएँ। तो सबसे पहले हमने इसमें बात करी है वो है उसकी बिजनेस वायबिलिटी के बारे में। बिजनेस वायबिलिटी में बेसिकली हम उसकी बिजनेस मॉडल को समझ रहे हैं और हम ये दिख रहे हैं कि जो बिजनेस, एक सेकेंड में इसे ऊपर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें जो बिजनेस वायबिलिटी है उसमें उसके एक्सपीरियंस को, उसने बिजनेस हिस्ट्री को देख रहे हैं, उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बारे में देख रहे हैं। देन उस एरिया में क्या डिमांड है उस टाइप के स्क्रैप बिजनेस की वो देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कैसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया हुआ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने देखा कि उस तक जो स्क्रैप है वो कैसे पहुंच रहा है, उसके सप्लायर कौन है वो हमने डिस्कस किया। देन हमने देखा कि उसके चैनल पार्टनर्स कौन है, जहाँ पे वो सप्लायर से लिया हुआ माल बेच पा रहा है, वो किस टाइप के हैं और वो कितना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने बिजनेस वायबिलिटी के अंदर डिस्कशन किया। देन हमने उसके फाइनेंशियल ग्रोथ को समझा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, कि अब क्या प्रॉफिटेबिलिटी उसने प्रीवियस ईयर्स में करी है और करंट में क्या उसका कैश फ्लो है। देन हमने उसके जो लोन ऑब्लिगेशन है उसके बारे में समझा कि लोन टू इनकम रेशो क्या है और उस लोन का एंड यूज़ क्या है, लोन पर्पस क्या है।
उसके बाद हमने उसका पर्सनल कैरेक्टर्स डिस्कस किया कि पर्सनली वो कस्टमर कितना अच्छा है और उसका सोशल कैरेक्टर क्या है। उसके सोशल कैरेक्टर के साथ साथ हमने उसका बिजनेस प्लान के बारे में समझा, उसके मैनेजमेंट स्किल के बारे में जाना। एंड उसके बाद हमने देखा कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई परमिट की रिक्वायरमेंट है उस टाइप के बिजनेस को रन करने के लिए, स्क्रैप के बिजनेस को रन करने के लिए। और उस स्क्रैप का बिजनेस उस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, हमने इसको भी जाना, क्योंकि इन्वायरमेंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और गवर्नमेंट इसको कभी भी अलाउ नहीं करता अगर वो हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट डालता है। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अप्रोक्स 15 वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ अलग अलग प्रोफाइल के ऊपर। तो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको अगर आपका कोई इस प्रोफाइल पे या इस जो हमने डिस्कशन किया इस पे कोई सजेशन है या कोई सुझाव है या फिर इसमें लगता है कि और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।